हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पे। इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको करंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताने वाला हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं 25 जीएस के पार्ट रहता है, लेकिन उनमें से 5 से 10 के बीच क्वेश्चन इस समय जो करंट अफेयर्स से आते हैं। इस दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वीरता का दूसरा सबसे बड़ा पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया है। नायक दीपक सिंह पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है सूबेदार संजीव कुमार, तीसरा है कर्नल बी संतोष बाबू और चौथा है नायब सूबेदार नाटूराम सोरेन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाए। संतोष बाबू ने 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान अपनी शहादत दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्नल संतोष बाबू। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2020 हाल ही में संपन्न हुआ था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, इस वर्ष का महोत्सव बांग्लादेश पर केंद्रित कंट्री ऑफ फोकस था। दूसरा है, महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विक्टोरिया स्टोरो को दिया गया था। प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को दिया गया। इसका पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। ऐसे प्रश्न UPPCS सिविल सर्विसेज में IAS वगैरह में ऐसे प्रश्न बनते हैं। इनमें आपका जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत क्लियर होगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है, इसका आंसर क्या होगा। महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विक्टोरिया स्टोरेरो को दिया गया था। तो ये ऑप्शन जो बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विक्टोरिया स्टोरेरो को दिया गया था, तो ये सही हो जाएगा। इनको सिनेमेटोग्राफी के 3 ऑस्कर मिले हैं। प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को दिया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रसिद्ध एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा श्री विश्वजीत चटर्जी को दिया गया था। तो इस समय इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीनों सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने हाल ही में नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह मिसाइल मार करती है सतह से हवा, हवा से हवा, सतह से सतह, हवा से सतह। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आकाश स्वदेश में निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। आकाश स्वदेश में निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया। यह भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना के साथ परिचालन सेवा में है। इसको एंटी मिसाइल के तौर पर भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें लड़ाकू जेट विमान, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। आइए देखते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सतह से हवा में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार ने ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव किया है। पहला ऑप्शन है, 1 अप्रैल से पंजीकृत होने वाले सभी डीजल वाहनों पर, पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों उपकरणों के आयात पर, पुराने वाहनों पर, सभी व्यावसायिक वाहनों पर। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किनमें? पुराने वाहनों पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या पूरी तरीके से।
इस प्रस्ताव के औपचारिक रूप से लागू होने से पहले यह परामर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। ग्रीन टैक्स का उद्देश्य लोगों को वाहनों का उपयोग करने से रोकना है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों को नए कम प्रदूषण वाले वाहनों के लिए प्रेरित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं। आइए देखते हैं इसके जो ऑप्शन क्या हैं और इसकी व्याख्या क्या होगी। स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया है। स्पेस एक्स ने इसरो के साथ के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस उपलब्धि के साथ स्पेस एक्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। तो ये जो है दो सही हो जाएगा। इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये सारा सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सब सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस स्मृति में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है? मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत, भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना, भारत के प्रथम चुनाव का मतदान, संविधान सभा का गठन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, भारतीय चुनाव आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। पहली बार यह दिवस 2011 में मनाया गया था। इस वर्ष 2021 में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पहली बार यह वोटर दिवस जो मतदाता दिवस कब मनाया गया था और ये 2021 में कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो दो क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई है? हिमाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 2021 को अपने स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जून 1971 को भारत का 18वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 18वां राज्य बना था। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वोत्तर परिषद का 69वां पूर्ण अधिवेशन शिलांग में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह अधिवेशन मेघालय के शिलांग में आयोजित किया गया था। मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, वहाँ पे आयोजित किया गया था। अधिवेशन की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। इसका तीसरा जो कथन है वो है इस परिषद में पूर्वोत्तर के 7 राज्य शामिल हैं। इसका पहला ऑप्शन केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3 या सभी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पूर्वोत्तर परिषद के अधिवेशन में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री जितेंद्र सिंह इसके उपाध्यक्ष हैं। उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। इस परिषद में 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। तो इसके जो बी ऑप्शन है तो इसके जो सारे ऑप्शन हैं ये सही हो जाएंगे, 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस के आपदा प्रबंधन 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के
पुरस्कार के लिए चुना गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, NDRF जिसे कहते हैं, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, GBP राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी को इस वर्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है। भंडारी को इस पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है। इस पुरस्कार की संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को शीर्ष को चुना गया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर जो होगा 24 जनवरी। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये कब से मनाया जाता है? 2008 से। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य समाज में लोगों के बीच बेटियों के अधिकार को लेकर जागरूकता पैदा करना है और बेटियों को सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना है। तो आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वां, जो कि डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया था? इसी दिन बालिका दिवस थे। इस दिन कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? इसका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1950 में इसी दिन उत्तर प्रदेश को यह नाम मिला था। इससे पहले इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी के? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे एजुकेशन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। तो इस दिन 3 दिवस मनाए। 24 जनवरी को 3 दिवस मनाए जाते हैं। बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? हाथी, एनाकोंडा, वासुकी, ड्रैगन? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यह मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल के भिलाई डी केबिन से बिलासपुर मंडल के कोरबा तक चलाई गई है। इस मालगाड़ी की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर थी और इनमें 300 वैगनों को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को वासुकी नाम दिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले 29 जून 2020 को 3 लोडेड मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर लॉन्ग हॉल सुपर एनाकोंडा चलाई गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा, इससे पहले वाला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन देश भर में मनाया गया। तो इसका पहला ऑप्शन है युवा जागरण दिवस, पराक्रम दिवस, आज़ाद हिंद फौज दिवस, हुंकार दिवस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष यानी 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 124वीं जयंती मतलब 124th जनवरी जयंती मनाई गई, मतलब 124वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर में कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारंभ किया। इसी दिन जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जो ममता जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो नाराज़ हो गई थी क्योंकि किसी ने वहाँ पर जय श्री राम का नारा बोल दिया था। तो इस वजह से ये याद रहेगा सबको। नेताजी की 125वीं जयंती के लिए 23 जनवरी को सिद्ध वर्ष भर के आयोजन शुरू हो रहे हैं। नेताजी की जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ गया, सॉरी यहाँ से था,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण निम्न में से किस विमान से किया गया था? राफेल, हॉक, तेजस, मिग। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। स्वदेशी स्मार्ट एयरफील्ड वैगन का परीक्षण हॉक 1 विमान से किया गया। हॉक 1, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉक 1 का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल ने किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। सा को पहले जगुआर विमान में लाया गया था। किस में लाया गया था? जगुआर। सा का फुल फॉर्म क्या है? स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वैगन। है देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है? अक्षय वेंकटेश, निखिल श्रीवास्तव, मंजुल भार्गव, प्रोफेसर मरियम मिर्जा खानी। आज देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021 का विजेता घोषित किया है। जिन उनको 2 अन्य लोगों से यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल डी लसाने EPFL के एडम मार्क्स और येल विश्वविद्यालय के डैनियल एलन स्पीलमैन के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। किनके साथ? इकोल के एडम मार्कस और डैनियल एलन स्पीलमैन के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे वैक्सीन मैत्री पहल क्या है? वैक्सीन मैत्री पहल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरोना के टीके के बारे में पहला ऑप्शन है कोरोना के टीके के बारे में जागरूकता अभियान। दूसरे देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति। कई संस्थानों द्वारा संयुक्त स्वदेशी टीके के उत्पादन की पहल। कोरोना के टीके को निर्धारित समय पर लोगों तक आपूर्ति। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कई देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति कर रहा है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस कड़ी में 22 जनवरी को सेशल्स, मॉरिशस, म्यांमार को टीके की खेप भेजी गई है भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। 19 और 20 जनवरी को बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, बहरीन, ब्राज़ील, मॉरिशस, मोरक्को, ओमान, सेशल्स और श्रीलंका के लोगों को कोविड टीकाकरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म बंगबंधु के निर्देशक कौन है? ये फिल्म क्या नाम है? बंगबंधु। इसके पहला ऑप्शन है निंदा दास, पहलाज निहलानी, श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म बंगबंधु की शूटिंग मुंबई में दादा साहब फाल्के चित्रनगरी से में शुरू हुई। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल कर रहे हैं। कौन कर रहा है? श्याम बेनेगल कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्याम बेनेगल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, केरला। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नीति आयोग ने 20 जनवरी को एक वर्चुअल कार्यक्रम में भारतीय नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 को जारी किया था। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन पहले स्थान पे है? कर्नाटक। सूचकांक में महाराष्ट्र दूसरे स्थान में कौन दूसरे स्थान पे है? महाराष्ट्र। और जबकि तमिलनाडु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर रेटले पन बिजली परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह परियोजना किस नदी पर है? सिंधु, चेनाब, रावी या सतलज? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यह परियोजना किश्तवाड़ में चेनाब नदी पर बनाई जा रही है, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रेटले पनबिजली परियोजना है वो चेनाब नदी पर है।
बनाई जा रही है परियोजना राष्ट्रीय बिजली निगम NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर राज्य बिजली निगम विकास निगम का संयुक्त उद्यम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है मणिपुर। कथन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इसके ऑप्शन है केवल 1, 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इस तरह तीनों ऑप्शन सही है। वर्ष 1972 में इसी दिन तीनों राज्यों को उत्तर एवं पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था? 1972 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल की सुश्री कमला हैरिस ने अमेरिका के 49वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। इसी से जो प्रश्न है 46वें जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उन्हीं के अंडर में ये जो है उपराष्ट्रपति हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिकी सेनेटर रह चुकी हैं। यहाँ वह फीमेल उम्मीदवार के रूप में मशहूर है। उनका दूसरा नाम क्या है? फीमेल ओबामा के रूप में मशहूर है। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी कमला भारत की रहने वाली श्यामला गोपाल और जमैका मूल के अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड हैरिस की संतान है। कमला की मां श्यामा गोपाल 1960 में चेन्नई से अमेरिका प्रवास कर गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु, जो कि सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। श्यामला गोपालन भारत की एक कैंसर शोधकर्ता और एक्टिविस्ट थी। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भेजें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।